हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसको लेकर के स्टूडेंट में हमेशा डाउट रहता है, हमेशा इस विषय को लेकर के प्रॉब्लम रहती है। तो स्टूडेंट की विशेष डिमांड पर मैंने इसको स्टार्ट किया है सब्जेक्ट को, और इसका रिस्पांस भी अच्छा है स्टूडेंट में, तो और इसका फायदा भी लोग ले रहे हैं। तो मैंने इसमें पहला टॉपिक स्टार्ट किया है, बहुत ब्रॉड तरीके से इस टॉपिक को मैंने करा रहा हूं, और इसमें अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें मैंने मध्य प्रदेश की स्थिति बताई है। उसमें जीडीपी है, जीवीए है, प्रति व्यक्ति आय है, बजट है, सार्वजनिक ऋण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, व्यापार है, निवेश है ना। इसके बाद फिर मैंने कृषि लिया है, फिर इसके बाद उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी मैं खनिजों में इसकी स्थिति बताने वाला हूं। हालांकि खनिज टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति दी है, तो उस एस्पेक्ट से मैं खनिज वाला जो पोर्शन है उसको मैं हल्का सा टच करूंगा। और फिर इसी में हम पढ़ने वाले हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं, केंद्रीय कार्यक्रम है, उनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। फिर कुछ अदर फैक्ट भी इसमें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो लगभग मेरे वीडियो इसी टॉपिक के, मेरे ख्याल से 6-7 वीडियो इसी टॉपिक के हो गए होंगे। आप लोग कुछ अलग जो चैनल हैं वहां से आप स्टडी कर रहे होंगे, देखते होंगे आप लोग कि उन्होंने किस तरीके से कराया, अब मैं किस तरीके से इस टॉपिक को करा रहा हूं, है ना। तो आपको अंतर दिखेगा और दिखना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से चीजों को कंप्लीट करा रहा हूं, तो उसका आप लोग लाभ उठाएं। और जैसे मैंने पहले बोला है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो जो है जरूर देख ले। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो को लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें जिससे उनको भी उसका फायदा मिल जाए। और कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को जो मेरा कंटेंट है किस तरह से आप उसको ले रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं समझता हूं, लेकिन कमेंट जरूर करें, बताएं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर के पहला टॉपिक में करा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें मैंने करा दी हैं और थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसको लेकर के आगे मैं बात करने वाला हूं। तो केंद्रीय जो योजनाएं हैं, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उस पर मैं बात आज करने वाला हूं। तो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य संबंधी योजना है। इसका एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये जो योजना है ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। तो ऐसा क्वेश्चन प्री में एक बार पूछा गया है ना। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, इसका जो प्रारंभ हुआ है 23 सितंबर 2018 को हुआ है, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री कराया जाता है, यानी 5 लाख तक का कैशलेस मेडिक्लेम इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आयुष्मान भारत योजना। इसमें मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, और इसने यहाँ पर इसके तहत मध्य प्रदेश के कुल 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अकॉर्डिंग डेटा है। 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा।
तो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला जो है एमपी पहला स्टेट बन गया है। और इसके मामले में, क्रियान्वयन के मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, स्वाभाविक बात है ना। तो ये है आयुष्मान भारत योजना, जिसके क्रियान्वयन में एमपी का पहला स्थान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका प्रारंभ 25 जून 2015 से हुआ है। ये दोनों क्षेत्रों में चल रही है, शहरी क्षेत्र में भी चल रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रही है। पहले शहरी क्षेत्र में स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015 को। इसका जो उद्देश्य डिसाइड किया गया था, ये किया गया था कि 2022 तक सभी को जो है मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। यही कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में 2016 में स्टार्ट हुआ, एक साल बाद इसके। इनके माध्यम से क्या होता है, इन योजनाओं के माध्यम से क्या करते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनको कुछ राशि जो है सरकार मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराती है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो योजना चल रही है, नाम सेम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो योजना चल रही है उसमें लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए तक की राशि मकान बनाने के लिए दी जाती है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। जो शहरी क्षेत्र में योजना चल रही है उसके तहत जो है लाभार्थियों को, शहरी लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का अमाउंट, 2.5 लाख तक की राशि जो है उनको मकान बनाने के लिए प्रदान की जा रही है। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रारंभ 25 जून 2015 से हुआ। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत किए गए। इनमें से 7.50 लाख आवास जो है पूरे हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के सारे डेटा हैं, ठीक है। इस मामले में एमपी का दूसरा स्थान है। आगे लिखा हुआ है, इस योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रदान किया गया है। पहला पुरस्कार जो है यूपी को इस मामले में मिला हुआ है। दोनों में दूसरा स्थान है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उन दोनों के क्रियान्वयन में एमपी का दूसरा स्थान बना हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना, इसमें पहला स्थान है। बहुत बड़ा अचीवमेंट इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 1 जून 2020 से स्टार्ट हुआ है ये कार्यक्रम। पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको बोलते हैं शहरी पथ विक्रेता, है ना। जो रोड पर जो है दुकान लगाते हैं, उनको जो है कहीं दुकान लगाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो रोड पर दुकान लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। इनको ऋण प्रदान करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। 2 जून 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसके माध्यम से, इसका जो पहला चरण है, इसके पहले चरण में 8.30 लाख शहरी पथ विक्रेताओं या स्ट्रीट वेंडर्स को 827.85 करोड़ का ऋण वितरित करके मध्य प्रदेश द्वारा देश में पहला स्थान हासिल किया गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश की पीएम स्वनिधि योजना के मामले में, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद आगे आता है जल जीवन मिशन। इसको कहते हैं हर घर नल से जल योजना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसका नाम है हर घर नल से जल। 87.53% का लक्ष्य इसने अर्जित किया है और देश में इस मामले में चौथे स्थान पर रहा है। आप सभी जानते हैं कि हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के मामले में 100% हर घर नल से जल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है ऐसा पहला जिला बना है जहां पर हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस मामले में चौथा स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें भी दूसरा स्थान है। 95.43% की लक्ष्य की प्राप्ति की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
99.43%, इसमें पहला स्थान है ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 99.98% की लक्ष्य की प्राप्ति हुई है ना, तो इसमें पहला स्थान है। तो इन दोनों में पहला स्थान, क्योंकि अब लगभग 100% लक्ष्य की प्राप्ति है, तो प्रथम स्थान यहां पर हासिल किया है इन योजनाओं के माध्यम से। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 100% की लक्ष्य प्राप्ति की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 100% की लक्ष्य की प्राप्ति की गई है ना, तो इसमें भी पहला स्थान है। चार योजनाएं हमने पढ़ी, इनमें पहला स्थान है क्योंकि 100% की लक्ष्य प्राप्ति हुई है। अटल पेंशन योजना 100% की लक्ष्य की प्राप्ति, अमृत सरोवर योजना 100% लक्ष्य की प्राप्ति है ना, इनमें भी पहला स्थान है क्योंकि 100% की लक्ष्य प्राप्ति हुई है, तो पहला स्थान ही होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पहला स्थान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पहला स्थान, स्वच्छ भारत मिशन में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा है ना। इसके बाद आगे अन्य क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति है ना, विभिन्न योजनाओं में जो है मध्य प्रदेश की स्थिति हमने पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं जो अदर सेक्टर्स हैं, अन्य जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो है मध्य प्रदेश की क्या उपलब्धि रही है, क्या अचीवमेंट रहे हैं, क्या स्थिति है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो 8.2% है, लेकिन अगर देश में स्थान कहें उत्पादन में तो 8वें स्थान पर मध्य प्रदेश है। सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वो 8वां है और 8.2% योगदान, मतलब यहाँ भी 8 वहां भी 8, ऐसे याद रखना। 8.2% का योगदान कर रहा है ना देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन का। मध्य प्रदेश में जो उत्पादन हो रहा है वो 8.2% हो रहा है और देश में जो स्थान है वो 8वां है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अकॉर्डिंग ये डेटा मैं दे रहा हूं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है, उसमें राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक, ये 3 जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्य हैं देश में। तो ये हो गया। विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा तथा अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो देश हैं, उत्पादक देश, उसमें चाइना, यूएसए और भारत, ये 3 जो देश हैं वो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा भी इसको कहा जाता है, इसका नाम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा भी इसको कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी इसको कहा जाता है। तो चाइना, यूएसए, भारत जो है ये 3 सबसे ज्यादा अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले हैं, क्योंकि अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत एक्चुअली सौर ऊर्जा आती है ना। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जो कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बूडी बायोमास है, बायो ऊर्जा है ना, कचरे से जो ऊर्जा बनती है उसको बोलते हैं बूडी बायोमास। तो ये सारी जो ऊर्जा है इनको हम अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत मानते हैं। तो इन दोनों में जो है इंडिया का तीसरा स्थान है। संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान, इसमें भी 8वां स्थान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी 8वां स्थान है और टोटल जो नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा है उसकी आपूर्ति मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है। राजस्थान का फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है इसमें, है ना। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान फर्स्ट है और टोटल जो अक्षय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसमें भी राजस्थान का पहला स्थान है। तो ये इस तरीके से हम आगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी ये पढ़ेंगे, लेकिन मैंने चूंकि अब सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा की बात यहाँ पर निकली है तो मैंने हल्का सा ये फैक्ट आप लोगों को बताया हुआ है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक जो राज्य गुजरात है, देखो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। भारत का अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का 2030 का लक्ष्य है वो 500 मेगावाट का। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2030 तक जो है भारत ने अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा है, तो 500 मेगावाट का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्तमान यानी 2024 में ये जो उत्पादन हुआ है इसमें काफी वृद्धि हुई है अभी,
तो 211.36 मेगावाट जो है अभी उत्पादन हो रहा है एट प्रेजेंट, है ना। और 2030 तक इसको 500 मेगावाट तक करना है। तो काफी हद तक जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तक हो गया। इसके बाद कुछ और फैक्चुअल चीजें मैंने यहाँ पर डाली हैं जो लगभग बच्चों को पता है, लेकिन चूंकि उससे संबंधित बात हो रही है तो हम जो है कुछ और फैक्ट इससे संबंधित यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में है, रीवा सोलर प्लांट। इसका क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, जब उस समय इसके बारे में काफी चर्चा हुई, इसका उस समय इसकी स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ था, तो उस समय एमपीपीएससी में क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। रीवा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में है, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसकी जो क्षमता है 750 मेगावाट है। वापस से इसको पूछ सकता है ना। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला सूर्य पार्क, ये राजस्थान में है। भादला सूर्य पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ना। भादला सूर्य पार्क राजस्थान में है और राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है ये फैक्ट। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ओंकारेश्वर। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है खंडवा। ओंकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका नाम है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ये नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन है, बन रहा है और इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट है। मोदी जी ने अभी इसका जो है इसका इनोग्रेशन किया था अभी कुछ समय पहले। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का जो है इनोग्रेशन किया था। इनोग्रेशन उसी समय जो है इसका भी ओंकारेश्वर में स्टार्टिंग इसकी की गई है। तो इस तरीके से यह है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन आगे आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति यहां पर मैंने बताई है। खनिजों के उत्पादन में, देश के खनिजों के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है 2023-24 के हिसाब से ये डेटा है। तो उसमें हीरा एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य माना जाता है, उत्पादक राज्य है ना। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश माना जाता है। पन्ना सतना यहाँ पर जो है हीरा का उत्पादन में हो रहा है। अभी जो है छतरपुर के बड़ा मलेरा के पास में एक बंदर खदान करके जो है उसकी खोज हुई है हीरे की, तो वहां से अभी उत्खनन कार्य स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से जो है अभी हीरा केवल मध्य प्रदेश में उत्पादन हो रहा है हीरे का। फिर मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कॉपर के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। देश के कुल कॉपर भंडार का 70% जो है मध्य प्रदेश में स्थित है ना। 70% जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सबसे ज्यादा भंडार है मध्य प्रदेश में। रॉक फॉस्फेट इसके उत्पादन में दूसरा स्थान है एमपी का। इसके बाद चूना पत्थर में तीसरा स्थान है। देश के कुल चूना पत्थर का 15% जो है मध्य प्रदेश में हो रहा है और भंडार का 9% जो है मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में देश के कुल चूना पत्थर के उत्पादन का 15% है, लेकिन भंडारण का 9% है। ओवरऑल तीसरा स्थान है उत्पादन में। कोयला के उत्पादन में चौथा स्थान है। इसको लेकर के एक क्वेश्चन आया था, उसमें विवाद हुआ था। एक्चुअली विवाद ये हुआ था कि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें अलग दिया हुआ था और आंसर जो है अलग माना गया था। तो उसमें हमने पूछा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो आयोग में जो वहां पर उच्च पदों पर है उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमने जो है, चूंकि पूछा गया था कि देश के उत्पादन में कोयले का, मध्य प्रदेश में कोयले में कितना उत्पादन होता है, उसका कौन सा स्थान है ना। मतलब देश के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कोयला के उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर उन्होंने भारतीय आर्थिक समीक्षा के हिसाब से देखा था। भारत की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें जो स्थान दिया हुआ था वो आंसर जो है माना गया था। तो इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा
इस पर आपत्ति लगाई थी, लेकिन आयोग ने जो उसको नहीं माना, तो उनका कहना था कि जो आर्थिक समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग हमने वो आंसर माना था, क्योंकि भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एमपी के संदर्भ में पूछा जाता तो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण हम देखते, क्योंकि भारत के संदर्भ में पूछा गया था, इसलिए हमने उसका आंसर देखा भारत की आर्थिक समीक्षा से। भारत की आर्थिक समीक्षा में जो स्थान दिया हुआ है वो हमने सही माना है। तो लास्ट तक जो है आयोग ने उसको वही आंसर उसका माना जो उन्होंने पहले माना, और उसका वो तर्क दिया गया था। कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन भंडारण में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, लेकिन उत्पादन में दूसरा स्थान। खनिज ब्लॉक नीलामी 2022-23 में प्रथम स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। खनिजों के जो ब्लॉक हैं उनकी नीलामी करने में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है, और भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है इस मामले में। 2022-23 का ये डेटा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने ये बताया कि सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। हालांकि आपके सिलेबस में खनिज का टॉपिक दिया नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि ओवरऑल जो मध्य प्रदेश की स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था में वो हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये वाला टॉपिक भी ले लिया है ताकि आपको जो है जानकारी इसकी मिल सके, और ये नए डेटा है। सर्वाधिक खनिज उत्पादक जो राज्य हैं उनमें ओडिशा पहले नंबर पर है, और जो हिस्सेदारी है या योगदान है वो इसका सबसे ज्यादा है 46% ना। देश के कुल खनिजों के उत्पादन में ओडिशा की जो हिस्सेदारी वो सबसे ज्यादा 46% है। इस हिसाब से जो है प्रथम स्थान पर है। सेकेंड नंबर पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है, सेकेंड इसमें छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो है 14%। फिर थर्ड नंबर पर राजस्थान का नाम आता है, राजस्थान का योगदान 13%, 13% है ना। तो ये 3 बड़े राज्य हैं खनिजों के उत्पादन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है ना। इसके बाद फोर्थ का भी मैंने लिखा है, फोर्थ फिफ्थ भी दिए, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये हो गया 7वां स्थान। तो कर्नाटक हो गया चौथा, फिर महाराष्ट्र 5वां, झारखंड का 6ठा है, और मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में 7वां स्थान है, और इसका योगदान है देश के कुल खनिज उत्पादन में 3% का। तो इस तरीके से जो है ये खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति मैंने बताई है, और इस तरीके से ये पहला टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। ऑलमोस्ट चीजें मैंने कवर करने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूं कि अगर आप लोग मेरे सारे वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से अगर आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से ये टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। अब यहां से उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, ये है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानव संसाधन, शिक्षा, कौशल, है ना, ये टॉपिक आगे दिए हैं सिलेबस में। तो उसमें मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। देखिए जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या जो है किसी देश, राज्य, क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है ना। किसी देश, किसी राज्य, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको कहते हैं उस देश, उस राज्य, उस क्षेत्र की जनसंख्या। तो वही इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। हालांकि ये सब पता है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जनसंख्या की डेफिनेशन सबको पता है, और ये कोई प्री में आपको आएगी नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसके बारे में थोड़ा सा उसका परिचय है, उसके लिए समझ विकसित करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर बताया, किसी देश विशेष, राज्य विशेष तथा क्षेत्र विशेष में निवासरत व्यक्तियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है, जो प्रति 10 वर्षीय जनगणना के तहत आकलित की जाती है। ये इसका अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे भारत में जो जनगणना हुई है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या को पढ़ने से पहले हम जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा है। भारत में जनगणना कब से स्टार्ट हुई, किसके प्रयासों से स्टार्ट हुई, है ना।
इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट हैं वो हमें आगे पढ़ना है। जनगणना संबंधी जो समस्याएं हैं उनका सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले एक विद्वान हुए हैं माल्थस, है ना। माल्थस की अवधारणा है, माल्थस की थ्योरी है। उन्होंने जो है जनगणना से संबंधित जो अध्ययन है सबसे पहले किया है उन्होंने, इसलिए इनका नाम जो है इससे जुड़ा हुआ रहता है। कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको समझना है, ध्यान रखना है कि जनगणना संबंधी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने वाले सबसे पहले जो विचारक हैं वो माल्थस कहे जाते हैं, है ना। हालांकि अब क्या अवधारणा है, क्या उन्होंने सिद्धांत दिया है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। ये एक्चुअली सोशियोलॉजी का एक टॉपिक रहता है। आपका जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, अभी जो सिलेबस सोशियोलॉजी का, उसमें हालांकि ये दिया नहीं है इनका टॉपिक, लेकिन जो ओरल सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है माल्थस की थ्योरी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है माल्थस थ्योरी के बारे में। विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना का कार्य कराने वाला जो देश है वो है स्वीडन, है ना। विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने जो है जनगणना काम कराया था, लेकिन नियमित जनगणना काम यूएसए द्वारा कराया गया। दो फैक्ट आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे पहले जनगणना किसके द्वारा कराई गई, तो स्वीडन द्वारा कराई गई। 1948-49 का समय है। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले नियमित जनगणना किसके द्वारा कराई गई, यूएसए का नाम आता है ना। जबकि सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराने वाला जो देश है वो है यूएसए। उसका समय है 1790, है ना। 1748-49 में स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना कराई वर्ल्ड में, और नियमित रूप से जनगणना कराने के जो श्रेय है वो यूएसए को जाता है, और उसका समय 1790 का माना जाता है। इसके बाद आगे है भारतीय शहर की, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में ढाका में हेनरी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई थी, इसलिए हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में पूछा गया था, ढाका वाला, कि देश का पहला कौन सा शहर था जिसमें सबसे पहले जनगणना कराई गई थी 1830 में। केबीसी का एक बड़ा अमाउंट का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से 50 लाख या 1 करोड़ का क्वेश्चन था ये उस समय। जब मैं देख रहा था केबीसी तो उसमें ये आया था, तो मुझे पता था एक्चुअली। तो हालांकि उसने जो खेल रहा था उसने लाइफलाइन ली थी, शायद उसने छोड़ दिया, तो मुझे याद नहीं अच्छे से क्या था, लेकिन उससे बना नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में ढाका में आयोजित की गई थी, है ना। मतलब एक शहर की, भारत का वह शहर, पहला शहर जहां पर जनगणना सबसे पहले आयोजित की गई वो शहर ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। एक्चुअली जब 1830 की हम बात कर रहे हैं, 1830 में जो है भारत के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश आते थे, और 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश भी उसके साथ अलग हुआ था। उस समय जो है बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, उसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था, है ना। बाद में हालांकि बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत का ही योगदान, इंदिरा गांधी का योगदान है। तो बाद में फिर बांग्लादेश अलग देश बन गया और उसकी राजधानी ढाका है, ठीक है। तो 1830 में जो है सबसे पहले ढाका में जनगणना कराई गई थी। ये पहला भारतीय शहर है, आज अभी बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। हेनरी वाल्टर को जो है भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है, क्योंकि हेनरी वाल्टर ने जो है सबसे पहले जनगणना का काम कराया हुआ इंडिया में। इसके बाद आता है भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई 1872 में। गैर समकालिक मतलब नियमित जनगणना, दशकीय जनगणना नहीं थी, ये कभी भी जनगणना हो सकती थी। तो इस तरह की जनगणना है ये। गैर समकालिक मतलब नियमित जनगणना ना होना। 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा स्टार्ट कराई गई थी, जबकि देश की पहली दशकीय जनगणना कराने के जो श्रेय है लॉर्ड रिपन को जाता है, उसके शासनकाल में 1881 है, सॉरी ये 1881 है। ये 1881 में देश में प्रथम जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउडेन, उनके द्वारा संपन्न कराई गई थी, है ना। तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि
देश के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे ना? सेंसस कमिश्नर, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो थे W.C. प्लाउडेन। इन्होंने जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, उस समय जो गवर्नर जनरल से लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने जो है उसके समय में ये जनगणना काम कराया था। एक्चुअली वायसराय नाम आता है, वायसराय है ना। 1881 में वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इनके समय में देश की पहली व्यवस्थित जनगणना या दशकीय जनगणना हुई थी। तो इसके बाद आगे इस समय से प्रति 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना हो रही है। 2021 को छोड़कर 2021 में जो नहीं हुई है, अब ये 2025 में होने वाली है। 2025 में जनगणना जो होगी वो जो है लंबे अंतराल बाद होगी। फिर जो है आगे मैंने भारत के संदर्भ में जनगणना की स्थिति बताई है। तो जनगणना जो शब्द है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची की संघ सूची की जो प्रविष्टि है वो 69 में दी गई। संघ सूची के अंतर्गत टोटल जो प्रविष्टियां हैं, एंट्रीज हैं, वो है 97 है ना। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची, सब जानते ही हैं बच्चे, सब लोग आप जानते ही हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत 97 एंट्रीज हैं यानी पॉइंट्स हैं। उसमें जो एंट्री है 69, वहां पर जो है जनगणना वर्ड यूज किया गया है ना। और आर्टिकल 246 में संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो 2 जगह जो है यहाँ पर उल्लेख ऐसे मिलता है संविधान के अंतर्गत। तो ये संघ सूची का विषय है, जिससे यह कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत संपन्न कराया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो काम है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जनगणना का काम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसका नाम है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय है ना। और इसका प्रमुख होता है जनगणना आयुक्त। तो इस कार्यालय द्वारा जो है जनगणना काम कराया जाता है। जनगणना जो अधिनियम है जिसके तहत ये काम होता है वो 1948 का है। तो जनगणना अधिनियम का भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन जनगणना कराने के लिए अधिकृत है, उस कार्यालय का नाम आ सकता है, और मंत्रालय का नाम पूछ सकता है। संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कौन सी प्रविष्टि है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैंने दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त यहाँ पर मैंने दिए हुए 3 नाम दिए हुए। एक तो पहले हैं और एक नाम है जो 2011 की जनगणना के समय थे और अभी वर्तमान में भी। ठीक है, तो भारत के पहले महापंजीयक और जनगणना आयुक्त है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, W.C. प्लाउडेन इनको कहा जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के समय जो महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त थे वो C. चंद्रमौली थे। इनके द्वारा 2011 की जनगणना काम कराया गया। अभी वर्तमान में चेंज हो गए हैं। वर्तमान में भारत के महापंजीयक तथा जनगणना जो आयुक्त हैं वो हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। तो इस तरीके से 3 नाम मैंने जनगणना आयुक्त के दिए हुए हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। अब है 2000, ये है भारत में जनसांख्यिकी परिदृश्य 2011 की जनगणना की खास विशेषताएं। तो अब मैं खास जी हैं इसमें फैक्ट बता रहा हूं भारत के संदर्भ में। फिर आगे हमें जो है मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ना है। अगली क्लास में जो है मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित, मध्य प्रदेश की जनसंख्या संबंधी खास फैक्ट बताएंगे, पढ़ेंगे। और फिर मैं दोनों का कंपेरिजन करके भी बताऊं, भारत की जनसंख्या से संबंधी फैक्ट और MP की जनसंख्या से संबंधी फैक्ट, दोनों का कंपेरिजन हो जाएगा। तो आपको जो है अदर सब्जेक्ट में भी काम आएगा, क्योंकि जनगणना का जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी में भी आपको दिया हुआ है और यहां पर भी दिया हुआ है। इंडिया MP के इकोनॉमी में भी दिया हुआ है, मेंस में भी दिया हुआ है, कई जगह जो है ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ये मैंने इसलिए ब्रॉड में थोड़ा सा बताया है ये टॉपिक,
ताकि जो है अदर जगह आपको काम आ जाए, प्री में, मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आ जाएगा। तो 2011 की जो जनगणना है अब तक की कुल 15वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है ना। और इसकी जो थीम थी 2011 की जनगणना की, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षक, यानी प्रगणक मतलब होता है कंप्यूटर के टीचर, तो ये है शुभंकर। भारत की कुल जनसंख्या ये लगभग जानते हैं आप लोग, जो उस समय 2011 में थी, तो 1,21,05,69,573 ये जो है उस समय थी। पुरुष जनसंख्या 62.31 करोड़, यानी 51.47% पुरुष, और महिला 58.74 करोड़ और 48.53% जो है 48.53% जो है महिलाएं टोटल हैं। जनसंख्या वृद्धि 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है 17.7%, औसत वार्षिक वृद्धि हुई 1.64%। भारत में प्रतिवर्ष लगभग एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। भारत में जो है एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा जो है अनुमान लगाया गया है। अभी तो हमने 2011 की जनगणना के हिसाब से पढ़ा है, अभी वर्तमान में कितनी होगी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 10 जून 2024 की स्थिति में 1,44,09,46,267 ये हो गई है वर्तमान जनसंख्या। 10 जून 2014 की स्थिति मैंने बताई है, यानी 1.5 अरब के आसपास जो है भारत की जनसंख्या हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है, यानी इस मामले में चीन को पीछे भारत ने छोड़ दिया है ना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.76% निवास कर रही है, जबकि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4%। चीन की जनसंख्या है 1,42,52,60,042, ये जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.72%। आप देख सकते हैं भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.76% और चीन की जनसंख्या 17.72%। 1,01,44 करोड़ और इधर है 1,42 करोड़ चीन की। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, भारत है, फिर सेकंड नंबर पर चीन है, थर्ड अमेरिका है और फोर्थ इंडोनेशिया है। तो ये जो है 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। ये यहाँ पर आपके एमपी जनसंख्या के अंतर्गत ये काम के नहीं है, लेकिन ओवरऑल काम के हैं, क्योंकि जनसंख्या का टॉपिक आपको अलग जगह ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है। इसके अलावा एक और फैक्ट है, वर्तमान में विश्व का हर छठा जो इंसान है वो भारतीय है ना, मतलब विश्व की जनसंख्या का 6वां हिस्सा हो गया, यानी हर छठा इंसान भारतीय है। तो ये मैंने कुछ इंडिया से रिलेटेड जो है इंडिया की जनसंख्या से रिलेटेड, इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए हैं। और अब हम अगली क्लास में पूरा कंप्लीट जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या संबंधी डिटेल पढ़ेंगे, आंकड़े पढ़ेंगे, और फिर हम जो है भारत तथा एमपी की जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। तो आज इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग खुश रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।